हैरी पॉटर और मौत के तोहफे अध्याय 1। शैतानी शहंशाह की योजना। चांदनी से नहाई सकरी गली में दो आदमी अचानक एक दूसरे से कुछ गज दूर हवा में प्रकट हुए। कुछ पल के लिए वो अपनी अपनी छड़ी एक दूसरे के सीने की तरफ तान कर स्थिर खड़े रहे। फिर दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। छड़ियाँ चोगे में रखकर तेजी से एक ही दिशा में चलने लगे। दोनों में से ज्यादा लंबे आदमी ने पूछा, कोई खबर? सेवरस स्नेप ने जवाब दिया, बहुत ही अच्छी। गली की बाईं तरफ कांटेदार झाड़ियां थीं, दाईं और तराशी हुई ऊंची हेज। चलते समय दोनों आदमियों के लंबे चोगे टखनों के चारों ओर लहरा रहे थे। मुझे लग रहा था कहीं मुझे देर न हो गई हो, याक्सले ने कहा। उसका चपटा चेहरा पेड़ों की शाखाओं से छनकर आती चांदनी में कभी दिखता, कभी ओझल हो जाता। काम उम्मीद से ज्यादा मुश्किल था। मेरी खबर सुनकर वो खुश हो जाएंगे। क्या तुम्हारी खबर इतनी ही अच्छी है? इसने अपने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। दाईं ओर एक चौड़ा हाईवे दिखा और वो उसी तरफ मुड़ गए। ऊंची हेज भी उनके साथ मुड़ गई। सामने लोहे का ऊंचा गेट उन दोनों का रास्ता रोके था, लेकिन उन्होंने अपनी चाल धीमी नहीं की, बल्कि सलाम की मुद्रा में अपना बायां हाथ उठाकर सीधे गेट के पार ऐसे निकल गए जैसे वो काली धातु के बजाय काले धुएं का बना हो। सदाबहार की ऊंची हेज के कारण उनके कदमों की आहट दब गई। बहरहाल उन्हें दाईं तरफ सरसराहट सुनाई दी। याक्सले ने अपनी छड़ी दोबारा निकालकर स्नैप के सिर के ऊपर तान दी। सरसराहट की आवाज एक सफेद मोर के कारण हुई थी, जो हेज के ऊपर बैठा बैठा शान से इठला रहा था। लूसियस का महल आलीशान है, मोर पाल रखे हैं। याक्सले ने अपनी छड़ी चोगे में रख ली। सीधे ड्राइव के अंत में सुंदर जागीर पर बना हवेली नुमा घर अंधेरे में दिखाई देने लगा। नीचे की मंजिल की चौकोर खिड़कियों में रोशनी दिख रही थी। हेज के पार अंधेरे बगीचे में कहीं पर फव्वारा चलने की आवाज आ रही थी। जब स्नैप और याक्सले सामने वाले दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़े तो उनके पैरों तले मिट्टी चरमराने लगी। पास पहुंचते ही दरवाजा अंदर की तरफ खुल गया, हालांकि खोलने वाला नजर नहीं आया। बड़े से गलियारे में हल्की रोशनी और बहुत बढ़िया सजावट थी। फर्श का ज्यादातर हिस्सा शानदार गलीचे से ढका था। दीवारों पर लगी तस्वीरों के पीले चेहरों की नजरें उनका पीछा करती रहीं। वो दोनों लकड़ी के एक भारी दरवाजे के सामने रुक गए। पल भर झिझकने के बाद इसने अपने कांसे का हैंडल घुमा दिया। ड्राइंग रूम में बहुत से खामोश लोग एक लंबी और नक्काशीदार टेबल के पास लगी कुर्सियों पर बैठे थे। कमरे का बाकी फर्नीचर बेतरतीब ढंग से दीवारों के पास पहुंचा दिया गया था। संगमरमर के सुंदर मेंटल पीस के नीचे आग जल रही थी, जिसका प्रतिबिंब मेंटल पीस के दर्पण में दिख रहा था। कमरे में सिर्फ रोशनी आग की थी, इसलिए वहां अंधेरा था। स्नैप और याक्सले एक पल के लिए चौखट पर ठहर गए। उनकी आंखें जब कम रोशनी की अभ्यस्त हुई तो उन्हें सामने एक अजीब दृश्य दिखाई पड़ा। टेबल के ऊपर एक बेहोश औरत उल्टी लटकी थी। दर्पण और टेबल की चमकदार सतह पर उसका प्रतिबिंब दिख रहा था। टेबल पर बैठा कोई भी व्यक्ति उस औरत की तरफ नहीं देख रहा था, सिर्फ एक पीले किशोर को छोड़कर जो लगभग इसके ठीक नीचे बैठा था, और वो बार बार खुद को ऊपर देखने से रोक नहीं पा रहा था। याक्सले, स्नैप, तुम्हें देर हो गई। टेबल के सिरे से एक तीखी तेज आवाज आई। ये बात कहने वाला अंगीठी के ठीक सामने बैठा था, इसलिए अभी अभी कमरे में आए लोगों के लिए उसकी स्याह आकृति को ठीक से पहचान पाना मुश्किल था। बहरहाल करीब आने पर उन्हें अंधेरे में चमकता चेहरा दिखा। गंजा सांप जैसा चेहरा, नथनों की जगह छेद और चमकती हुई लाल आंखें जिनकी पुतलियां लंबी थी। वो इतना पीला था कि उसमें से मोती जैसी पीली चमक निकलती लग रही थी। सेवरस, यहाँ बैठो। वोल्डेमॉर्ट ने अपनी दाहिनी तरफ वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। याक्सले, तुम डोलोहोव के पास बैठ जाओ। दोनों बताई हुई जगह पर बैठ गए। तो मालिक मायापंछी का समूह अगले शनिवार को शाम के धुंधलके में हैरी पॉटर को वर्तमान सुरक्षित जगह से हटाने वाला है। टेबल के चारों ओर बैठे लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। कुछ लोगों का शरीर तन गया, कुछ कुर्सी पर कसमसाए। सभी स्नैप और वोल्डेमॉर्ट को टकटकी लगाकर देख रहे थे। शनिवार को शाम के धुंधलके में उसकी लाल आंखें स्नैप की काली आंखों पर इतनी देर तक टिकी रहीं कि कुछ लोग दूर देखने लगे, जैसे डर रहे हों कि उस खुंखार निगाह से जल जाएंगे।
बहरहाल स्नैप शांति से वोल्डेमॉर्ट के चेहरे की तरफ देखता रहा, मुस्कुराता रहा। एक दो पल बाद वोल्डेमॉर्ट के होंठ विहीन मुंह पर मुस्कान दिखाई दी। अच्छा, बहुत अच्छा। और ये जानकारी किसने दी? उसी सूत्र ने जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, मालिक। याक्सले वोल्डेमॉर्ट और स्नैप की ओर देखने के लिए लंबी टेबल पर आगे झुकते हुए बोला, मालिक, मैंने तो कुछ और सुना है। याक्सले ने इंतजार किया, लेकिन वोल्डेमॉर्ट कुछ नहीं बोला। तो उसने आगे कहा, मैंने डॉलिश नाम के औरत के मुंह से उगलवाया है कि पॉटर को 17 साल का होने तक यानी 30 तारीख की रात से पहले नहीं हटाया जाएगा। स्नैप मुस्कुरा दिए। मेरे सूत्र ने मुझे बताया है कि वो गलत जानकारी फैलाने वाले हैं। जाहिर है उसका इशारा इसी तरफ होगा। निश्चित रूप से डॉलिश पर विभ्रम सम्मोहन किया गया होगा और उसके साथ ऐसा पहली बार नहीं किया होगा। इस मामले में वो बहुत कच्चा है। मालिक, मैं दावे से कहता हूँ डॉलिश को पूरा भरोसा था, याक्सले ने कहा। अगर उस पर विभ्रम सम्मोहन किया गया है तो जाहिर है उसे पूरा भरोसा होगा, स्नैप ने कहा। याक्सले, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, हैरी पॉटर की सुरक्षा में अब और कार्यालय कोई भूमिका नहीं निभाएगा। माया पंछी के समूह को लगता है कि हम मंत्रालय में काफ़ी घुसपैठ कर चुके हैं। चलो, माया पंछी के समूह ने एक चीज़ तो सही सोची है ना? याक्सले से थोड़ी दूर बैठे एक मोटे आदमी ने कहा। उसने घरघराहट भरा ठहाका मारा, जिसे सुनकर कई लोग हंसने लगे, लेकिन वोल्डेमॉर्ट नहीं हंसा। वो विचारों में खोया हुआ था। याक्सले ने आगे कहा, मालिक, डॉलिश को यकीन है कि बहुत से और इस लड़के को ले जाने वाले हैं। वोल्डेमॉर्ट ने अपना सफेद हाथ उठाया। याक्सले चुप हो गया। हालांकि उसके चेहरे पर चिढ़ के भाव आ गए जब वोल्डेमॉर्ट ने स्नैप से बोला, वो लोग लड़के को कहाँ छिपाने वाले हैं? माया पंछी के समूह के किसी सदस्य के घर पर। सूत्र के मुताबिक उस घर पर माया पंछी के समूह और मंत्रालय ने सुरक्षा के सारे इंतजाम कर दिए हैं। मालिक, मुझे लगता है कि वहां जाने के बाद उसके पकड़ में आने की संभावना कम है, जब तक कि हम अगले शनिवार से पहले ही मंत्रालय पर कब्जा न कर लें। और अगर कब्जा हो जाता है तो हम मंत्रालय के मंत्रों और सम्मोहनों का पता लगाकर उन्हें तोड़ सकते हैं, और माया पंछी के समूह के मंत्रों और सम्मोहनों को हम खुद तोड़ लेंगे। याक्सले, वोल्डेमॉर्ट ने याक्सले की तरफ देखा। उसकी लाल आंखों में आग की रोशनी अजीब तरीके से चमक रही थी। क्या अगले शनिवार तक मंत्रालय पर हमारा कब्जा हो जाएगा? एक बार सारे सिर फिर घूम गए। याक्सले ने कंधे तान लिए। मालिक, मेरे पास अच्छी खबर है। काफ़ी मुश्किल और कोशिश के बाद मैंने पायस थिकनेस को सम्मोहन शाप से वश में कर लिया है। याक्सले के आस पास बैठे लोग प्रभावित दिखे। याक्सले के ठीक पास बैठे विकृत चेहरे वाले डोलोहोब ने उसकी पीठ थपथपाई। ये तो सिर्फ शुरुआत है। थिकनेस मंत्रालय का सिर्फ एक आदमी है। मेरे काम करने के लिए ज़रूरी है कि स्क्रिमग्योर हमारे आदमियों से घिर जाएं। अगर मंत्री की हत्या की कोशिश एक बार भी नाकामयाब हो गई तो मेरी योजनाएं पिछड़ जाएंगी। मालिक, ये सच है, लेकिन आप जानते हैं थिकनेस जादुई कानून पालन विभाग का प्रमुख है। मुझे लगता है इतने बड़े अधिकारी को अपने वश में करने के बाद हम बाकी अधिकारियों को वश में कर सकते हैं। हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि वो सभी मिलकर स्क्रिमग्योर को हटाने के लिए काम कर सकते हैं। वोल्डेमॉर्ट ने कहा, बशर्ते दूसरों को वश में करने से पहले हमारे दोस्त थिकनेस की पोल न खुल जाए। कुल मिलाकर ऐसा लगता है अगले शनिवार से पहले मंत्रालय पर कब्जा नहीं हो पाएगा। अगर हम लड़के को उसकी मंजिल पर पहुंचने के बाद नहीं छू सकते हैं तो हमें ये काम उसकी यात्रा के दौरान करना होगा। हम ये काम आसानी से कर सकते हैं, मालिक, याक्सले ने कहा, जो वोल्डेमॉर्ट से तारीफ भरे शब्द सुनने के लिए लालयित था। जादुई यातायात विभाग में हमारे लोग घुसपैठ कर चुके हैं। अगर पॉटर अंतर्ध्यान होता है या छू नेटवर्क का इस्तेमाल करता है तो पता चल जाएगा। वो इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करेगा। माया पंछी का समूह मंत्रालय के नियंत्रण वाले किसी भी यातायात साधन का इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्हें मंत्रालय से जुड़ी किसी भी चीज़ पर अब भरोसा नहीं है। स्नैप ने कहा, ये तो और भी अच्छा है। तब तो खुले में यात्रा करेगा और उसे पकड़ना ज़्यादा आसान होगा, वोल्डेमॉर्ट ने कहा। एक बार फिर वोल्डेमॉर्ट ने ऊपर धीरे धीरे घूमते शरीर की तरफ देखा और बोला, मैं खुद इस लड़के का काम तमाम करूंगा। हैरी पॉटर के मामले में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, उनमें से कुछ मेरी हैं। पॉटर अपनी काबिलियत के कारण नहीं, मेरी गलतियों के कारण जिंदा है। टेबल पर बैठे लोगों ने वोल्डेमॉर्ट को सहम कर देखा। सभी के चेहरे पर यह डर साफ झलक रहा था कि हैरी पॉटर को जिंदा रहने के लिए उन्हें दोष दिया जा सकता है। अब तक मैं अपनी लापरवाही, किस्मत और संयोग के कारण हारा हूँ, जिनके कारण सर्वश्रेष्ठ योजना को छोड़कर बाकी सभी योजनाएं गड़बड़ हो जाती हैं। लेकिन अब मैं पहले से ज़्यादा जानता हूँ।
अब मैं उन चीज़ों को समझ गया हूँ जिन्हें पहले नहीं समझता था। हैरी पॉटर मेरे ही हाथों मरेगा और मैं ही उसे मारूंगा। तभी दर्द और दुख भरी एक लंबी चीख सुनाई पड़ी, जैसे इन्हीं शब्दों को सुनकर निकली हो। टेबल पर बैठे कई लोगों ने हैरानी से नीचे की तरफ देखा, क्योंकि आवाज़ उनके पैरों के नीचे से आती हुई लग रही थी। वर्मटेल, वोल्डेमॉर्ट ने कहा। उसकी धीमी खोई खोई आवाज़ में बदलाव नहीं हुआ था। मैंने तुमसे कहा था ना, कैदी को चुप रखना। हाँ मालिक, टेबल पर आधी दूर पर बैठे एक नाटे आदमी ने कहा, जो अपनी कुर्सी पर इतना झुककर बैठा था कि पहली नज़र में तो कुर्सी खाली दिख रही थी। वो अपनी कुर्सी से उतरकर इतनी फुर्ती से बाहर निकला कि उसके हाथों की चांदी जैसी झलक ही नजर आई। वोल्डेमॉर्ट ने एक बार फिर अपने अनुयायियों के तनावपूर्ण चेहरों की तरफ देखा। जैसा मैं कह रहा था, अब मैं पहले से ज़्यादा जानता हूँ, जैसे ये बात कि पॉटर को मारने के लिए मुझे तुम में से किसी की छड़ी उधार लेनी होगी। सबके चेहरों पर सदमे का भाव आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वोल्डेमॉर्ट ने उनका दायां हाथ उधार मांग लिया हो। कोई अपनी इच्छा से आगे नहीं आया। वोल्डेमॉर्ट ने कहा, चलो देखते हैं। लूसियस, मुझे ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता कि तुम्हें अब छड़ी की ज़रूरत है। लूसियस मैल्फॉय ने ऊपर देखा। उसकी चमड़ी आग की रोशनी में पीली और मोम जैसी नज़र आ रही थी। वो भर्राई आवाज़ में बोला, मालिक, तुम्हारी छड़ी लूसियस, मुझे तुम्हारी छड़ी चाहिए। मैं मैल्फॉय ने कनखियों से अपनी पत्नी की ओर देखा। वो सामने की तरफ एक टक दिख रही थी। उसका चेहरा उसके पति जितना ही पीला था। उसके लंबे सुनहरे बाल पीठ पर झूल रहे थे, लेकिन टेबल के नीचे उसकी पतली उंगलियां पति की कलाई पर हल्के से जकड़ गईं। उसके स्पर्श पर मैल्फॉय ने दुशाले में से छड़ी निकालकर वोल्डेमॉर्ट की तरफ बढ़ा दी, जो छड़ी को अपनी लाल आंखों के सामने रखकर गौर से देखने लगा। कौन सी लकड़ी है? एल्म की मालिक। और इसके अंदर क्या है? ड्रैगन, ड्रैगन के दिल का रेशा। अच्छी बात है, वोल्डेमॉर्ट ने कहा। उसने अपनी छड़ी निकाली, दोनों छड़ियों की लंबाई की तुलना की। लूसियस मैल्फॉय ने अनजाने में अपना हाथ बढ़ा दिया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे उसे उम्मीद हो कि वोल्डेमॉर्ट बदले में अपनी छड़ी दे देगा। वोल्डेमॉर्ट ने देख लिया। उसकी आंखें दुर्भावना से फैल गईं। तुम्हें मेरी छड़ी दे दूं लूसियस? मेरी छड़ी? कुछ लोग खीखी करने लगे। लूसियस, मैंने तुम्हें आज़ादी दे दी है, क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम और तुम्हारा परिवार कुछ समय से खुश नहीं है। मैं तुम्हारे घर ठहरा हूँ, इस बात से तुम खुश क्यों नहीं हो लूसियस? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मालिक। झूठ मत बोलो लूसियस। जब उसके क्रूर मुंह ने बोलना बंद किया, तब भी हिस्स की धीमी आवाज़ आती रही। जब ये आवाज़ थोड़ी तेज हुई तो एक दो जादूगर बामुश्किल अपनी कपकपी रोक पाए। नगीनी वोल्डेमॉर्ट की कुर्सी पर धीरे धीरे चढ़ी। वो लगातार चढ़ती रही, वोल्डेमॉर्ट के कंधों पर जाकर ठहर गई। उसकी गर्दन इंसान की जांघ जितनी मोटी थी। उसकी आंखों में पुतलियों की जगह लंबे छेद थे और वो झपक नहीं रही थी। वोल्डेमॉर्ट ने अपनी लंबी पतली उंगलियों से उसे सहलाया, लेकिन नजरें लूसियस मैल्फॉय पर थीं। पूरा मैल्फॉय परिवार इतना नाखुश क्यों है? क्या मेरी वापसी से, मेरी शक्तिशाली बनने से, जिसकी चाहत वो इतने सालों से जाहिर कर रहे थे? निश्चित रूप से मालिक, हमारी चाहत थी और अब भी है। मैल्फॉय की बाईं तरफ उसकी पत्नी ने अजीब अंदाज में सिर हिलाया। अपनी नज़रें वोल्डेमॉर्ट और नगीनी से दूर हटा लीं। उसने जल्दी से वोल्डेमॉर्ट को देखा और फौरन दूर देखने लगा। उसकी दाईं तरफ उसका बेटा ड्रैको ऊपर लटकी आकृति को घूर रहा था। उसने जल्दी से वोल्डेमॉर्ट को देखा और दूर देखने लगा, जैसे नजरें मिलाने से डर रहा हो। मालिक, टेबल पर आधी दूर पर बैठी एक सांवली औरत भावना से भरी आवाज में बोली, हमारे पुश्तैनी मकान में आपका ठहरना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। इससे बड़ी खुशी हमें किसी बात से नहीं मिल सकती थी। वो अपनी बहन नार्सिसा के पास बैठी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थीं। बेलाट्रिक्स के बाल काले और पलके भारी थीं। उसके हाव भाव भी अलग थे। नार्सिसा सख्त और निष्क्रिय थी, जबकि बेलाट्रिक्स वोल्डेमॉर्ट की तरफ झुकी हुई थी, जैसे करीब आने की उसकी हसरत सिर्फ शब्दों से जाहिर नहीं हो सकती थी। वोल्डेमॉर्ट ने अपना सिर झुकाकर बेलाट्रिक्स को गौर से देखते हुए कहा, बेलाट्रिक्स, तुम्हारे मुंह से ये सुनना बहुत बड़ी बात है। बेलाट्रिक्स के चेहरे पर जैसे रंग की बाढ़ आ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मालिक, जानते हैं कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ। इससे बड़ी खुशी नहीं मिल सकती थी। उस
सुखद घटना से भी नहीं जो मैंने सुना है तुम्हारे परिवार में इस सप्ताह हुई है। बेलाट्रिक्स का मुंह खुला रह गया, जैसे उसे मतलब न समझ में आया हो। मैं समझी नहीं मालिक। मैं तुम्हारी भांजी के बारे में बात कर रहा हूँ बेलाट्रिक्स, और तुम्हारी भी, लूसियस और नार्सिसा। उसने अभी अभी रीमस ल्यूपिन नामक नरभेड़िए से शादी की है। टेबल पर चारों तरफ व्यंग्यपूर्ण हंसी का विस्फोट हो गया। कई लोग एक दूसरे की तरफ देखने के लिए आगे झुके। कईयों ने टेबल पर मुक्के मारे। विशाल नगीनी को यह हलचल पसंद नहीं आई। वो मुंह फाड़ कर गुस्से से फुफकारने लगी। प्राण भक्षियों को फुफकार सुनाई नहीं दी। वो बेलाट्रिक्स और मेलफॉय दंपत्ति के अपमान पर मजे लेने में मशगूल थे। बेलाट्रिक्स का चेहरा जो पल भर पहले खुशी से चमक रहा था, वो इस वक्त बदसूरत भद्रंगा लाल हो गया था। वो हमारी भांजी नहीं है मालिक, वो खुशी भरी आवाजों के बीच चिल्लाई। जब हमारी बहन ने टेड नाम के बदजात से शादी की है, तब से नार्सिसा और मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। उस कमबख्त की औलाद या उस औलाद से शादी करने वाले जानवर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम क्या कहते हो ड्रैको? वोल्डेमॉर्ट ने धीमी आवाज में कहा, जो सीटियों और खिल्ली उड़ाती आवाजों के बावजूद सुनाई दे रही थी। क्या तुम उसके पिल्लों को खिलाओगे? खिलखिलाहट बढ़ गई। ड्रैको मेलफॉय ने दहशत से पिता की ओर देखा। फिर उसने अपनी माँ से नजरें मिलाईं। उसकी माँ ने अपना सिर बहुत हल्के से ना में हिलाया और फिर सूनी निगाह से सामने वाली दीवार को घूरने लगी। बहुत हो गया, वोल्डेमॉर्ट ने नाराज नागिन को सहलाते हुए कहा। बहुत हो गया। हंसी रुक गई। हमारे कई पुराने खानदानों के वंश वृक्ष समय के साथ बीमार हो चले हैं, उसने कहा जब बेलाट्रिक्स सांस रोके याचना भरी निगाहों से उसे निहार रही थी। इनकी सेहत के लिए तुम्हें इन्हें काटना छांटना चाहिए। उन हिस्सों को काट कर अलग कर दो जो बाकी पेड़ के लिए खतरा बन सकते हैं। हाँ मेरे मालिक, बेलाट्रिक्स ने फुसफुसा कर कहा। उसकी आंखें एक बार फिर कृतज्ञता और आंसुओं से भर गईं। पहला मौका मिलते ही तुम्हें मौका जरूर मिलेगा, और जैसा तुम्हारे परिवार में है वैसा बाकी दुनिया में भी होगा। हम उस दूषित हिस्से को काट कर फेंक देंगे जो हमें प्रदूषित करता है, जब तक कि दुनिया में शुद्ध खून वालों के अलावा कोई बाकी न रहे। वोल्डेमॉर्ट ने लूसियस मेलफॉय की छड़ी उठाकर टेबल के ऊपर धीरे धीरे घूमती आकृति की ओर तानी और हल्के से हिलाई। आकृति एक कराह के साथ हिलने लगी, अदृश्य बंधनों से जूझने लगी। सेवरस, क्या तुमने हमारी मेहमान को पहचाना? स्नैप ने अपनी निगाह उल्टे लटके चेहरे की तरफ घुमाई। जब घूमती हुई आकृति आग की रोशनी में आई तो एक औरत ने थरथराती और दहशत भरी आवाज में कहा, सेवरस, मदद करो। ओह हाँ, स्नैप ने कहा। और तुमने ड्रैको? वोल्डेमॉर्ट ने पूछा और उस हाथ से नागिन के सिर को सहलाया जिसमें छड़ी नहीं थी। ड्रैको ने इनकार में सिर हिला दिया, जैसे उस औरत के होश में आने के बाद वो उसे अपनी तरफ देखना गवारा नहीं कर पा रहा था। लेकिन तुम उसकी क्लास में नहीं पढ़े होगे। जो नहीं जानता है मैं उसे बता दूं, ये चैरिटी बर्बेज हैं, जो कुछ समय पहले हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय में पढ़ाती थी। हाँ, टेबल के चारों ओर से एक धीमी धीमी आवाज आने लगी। झुके कंधों और नुकीले दांतों वाली एक मोटी औरत ने किलकारी भरी। हाँ, प्रोफेसर बर्बेज जादूगरनी और जादूगरों के बच्चों को मगलुओं के बारे में पढ़ाती थी और सिखाती थी कि वो हमारे जैसे होते हैं। ये सुनकर एक प्राण भक्षी ने फर्श पर थूक दिया। चैरिटी बर्बेज का चेहरा एक बार फिर घूमकर स्नैप के सामने आया। सेवरस, प्लीज प्लीज। खामोश, वोल्डेमॉर्ट ने कहा, और लूसियस मेलफॉय की छड़ी के एक झटके से चैरिटी इस तरह खामोश हो गई जैसे उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया हो। तीसरी बार चैरिटी बर्बेज घूमती हुई स्नैप के सामने आ गई। उनकी आंखों से आंसू गिरकर उनके बालों में जा रहे थे। जब वो घूमकर एक बार फिर दूर चली गई तो स्नैप ने उसे अविचलित भाव से देखा। मृत्युदंशम! हरी रोशनी की चमक कमरे में भर गई। चैरिटी जोरदार धमाके के साथ टेबल पर गिर गई, जो हिलने लगी, चरमराने लगी। कुछ प्राण भक्षी उछलकर कुर्सी से पीछे हो गए। ड्रैको उछलकर फर्श पर गिर गया। नगीनी, तुम्हारा डिनर, वोल्डेमॉर्ट ने धीरे से कहा। बड़ी नगीनी लहराती हुई उसके कंधों से नीचे फिसल कर लकड़ी के चमकदार फर्श पर रेंगने लगी।